The Tyndall effect is observed only when following conditions are satisfied. Tyndall effect basically, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलॉइड या कोलॉइडियल सॉल्यूशन, राइट। नाउ अब इसमें पता लगता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है और कोलॉइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट गाइज। सो आपने गाइज नोट किया होगा कि जैसे ये पिक्चर दिख रही है आपको कि रोशनी आ रही है और जो लाइट, ये जो पेड़ है, ट्रीज हैं, इनसे टकरा के स्कैटर हो रही है, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सिमिलरली आपने देखा होगा जैसे फोग है या कहीं कोहरा हो रहा है, तो जब कभी आपकी सपोज आपने कार से जा रहे होंगे तो जो कार की हेडलाइट है उससे लाइट आप देखेंगे स्कैटर हो जाती है और वो जो फोग है वो काफी चमकती है, राइट। तो बेसिकली ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। नाउ जब ये सेम फिनोमिना किसी कोलॉइडियल सॉल्यूशन में होता है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है जिसको आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, राइट। नाउ बेस्ड अपॉन दिस साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो हमारा सॉल्यूशन है, जैसे लिक्विड है कोई हमारा, राइट, वो तीन तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे छोटा है, राइट, यानी जो पार्टिकल साइज है अगर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम है तो उसको आप जनरली ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर साइज ऑफ द पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा बड़े हैं, यानी 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर तक, तो उसको आप कोलॉइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब साइज इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 10⁻5 सेंटीमीटर, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप सस्पेंशन बोलते हैं। सो आप इस फोटो से देख सकते हैं कि आपका जो पहला है ये काफी क्लियर है, तो उसको आप ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा देखें तो थोड़ी सी थिकनेस इसमें ज्यादा दिख रही है आपको, राइट, तो इसको आप कोलॉइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, कोलॉइड। और जो अगर इसमें देखें तो इसमें काफी थिकनेस दूसरी है, बेसिकली पार्टिकल्स में ज्यादा है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, या कहें तो ये कुछ ज्यादा गंदा सॉल्यूशन है, तो इसको आप सस्पेंशन बोलेंगे, राइट गाइस, समझ में आ रहा है। सो अब ये क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन क्या है। नो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन सॉल्यूशन में होती कैसे है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई एक लाइट सोर्स है विजिबल लाइट का, आप इसको सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में तीनों में पास करा रहे हैं, तो आप ये नोट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, जैसे वाटर, कोलॉइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो जाएगा मिल्क, और जैसे फ्लोर एंड वाटर, आटा मिला दिया है पानी में, वो सस्पेंशन हो गया। तो इसमें जब आप देखते हैं तो ये नोट करेंगे जो लाइट है पास जब पानी से हो रही है तो विजिबल नहीं है, एटलीस्ट हमारी जो नेकेड आई से दिख सके। कोलॉइडियल सॉल्यूशन में वो लाइट आपको पास होती दिखाई देगी और सस्पेंशन में भी प्रॉपर अच्छी तरह से पास होकर दिखाई देगी। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारी जो लाइट है किसी कोलॉइडियल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन से निकलती है, तो स्कैटरिंग बहुत लो होती है या नहीं के बराबर होती है। जब कोलॉइडियल सॉल्यूशन से निकलते हैं तो स्कैटरिंग हैपेंस, जिसकी वजह से होता क्या है गाइस कि जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं आपके कोलॉइडियल सॉल्यूशन के, वे एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, राइट, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, राइट। ऐसे सपोज आपकी लाइट ये इस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब करी और डिफरेंट पार्टिकल्स में डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, स्कैटर कर दिया। तो बेसिकली जो आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल स्कैटर होने की वजह से अब एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर रहा है, तो इसलिए वो विजिबल रहती है। सॉल्यूशन में वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इसलिए स्कैटर भी नहीं करता। सस्पेंशन में भी सिमिलर यही एग्जांपल है। इसको अगर मैं एक और तरीके से समझाना चाहूँ, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक लाइट सोर्स था जो कि ट्रू सॉल्यूशन से जब पास हुआ तो विजिबल नहीं है, जब कोलॉइडियल सॉल्यूशन से निकला तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हुई है, राइट। और जब वो किसी सस्पेंशन के थ्रू निकला है तो वो भी अगेन स्कैटर हुआ है। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट यही होता है, राइट गाइज। नाउ जो ये टिंडल इफेक्ट है वो बेसिकली 2 मेन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट है साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे। नाउ जो आपका मीडियम है, सपोज ये कोलॉइडियल मीडियम के पार्टिकल्स है अंदर, इनका जो साइज है, राइट, या हम यूं कहूं
कि जो इनकी डायमीटर है पार्टिकल्स की, राइट, वो आपकी जो लाइट यूज कर रहे हैं, राइट, उसकी वेवलेंथ से ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, राइट गाइस। मतलब लगभग इसकी वेवलेंथ और उसका जो डायमीटर है लगभग लगभग सिमिलर होने चाहिए। और दूसरा, जो इन मीडियम का, यानी जो ये आपका, एक तो ये आपके पार्टिकल्स हो गए, और एक जो ये आपके मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, राइट गाइज। सो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज इसका N1 है और इस मीडियम का N2 है, राइट। सो इन जो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों के दोनों में काफी डिफरेंस होना चाहिए, राइट। सो डिफरेंस शुड बी ग्रेट, बिकॉज गाइज अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में कि अगर N1 और N2 इक्वल टू 2 हो जाए, देखो होता क्या है, सपोज ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, जब आपकी लाइट ट्रेवल करेगी, अगर N1 और N2 दोनों सेम है तो वो सेम मीडियम की तरह बिहेव करते हैं और बिना किसी मूवमेंट के वो अचानक सेम रहेंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। सपोज N1 और N2 डिफरेंट हो गए या लार्ज डिफरेंस हो गया, तो क्या करेगा, लाइट ट्रेवल करेगी और वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी थोड़ी सी, राइट, किसी एंगल पे, राइट गाइस। सो ये बेसिकली ऑप्टिक्स का थोड़ा रिलेशन हो जाएगा। सो आपको क्या समझ में आया, एक तो साइज ऑफ द पार्टिकल लगभग सेम होने चाहिए, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका डिफरेंट होना चाहिए। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या क्या है, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, नो। डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, यस। The refractive index of the dispersed phase and dispersion medium are almost similar in magnitude. No, बता चुका हूं मैं आपको। The refractive index of dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. Yes, true. So 2 and 4 is our answer, यानी option B. I hope guys आपको समझ में आया होगा।